हेलो एवरीवन। तो पावर सिस्टम की इस सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2। और स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से कि कौन सा टाइप का इंसुलेटर होता है जो कि लेस देन 11 केवी तक हमारे ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। तो वो होता है आपका पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, सेकंड टाइप मोस्टली यूज हो सकता है, लेकिन सेकंड टाइप इंसुलेटर जो होता है वो 33 केवी तक यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे कई सारे डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं और यहाँ पे टाइप्स लिखे हुए हैं: पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, साइकिल और पोस्ट इंसुलेटर। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए बुक पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि आसपास के क्वेश्चन हमें वहां से मिल जाते हैं। तो देखिए आपसे अगले क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि पिन इंसुलेटर है वो कहाँ यूज होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। उसकी वोल्टेज कैपेसिटी होती है 11 केवी, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यूज होता है। कंस्ट्रक्शन जो होता है बहुत सिंपल होता है, लेस मेंटेनेंस होता है और दूसरे के कंपैरिजन में। नेक्स्ट बात करते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर की। सस्पेंशन इंसुलेटर को हम डिस्क इंसुलेटर भी कहते हैं और इसकी जो डिजाइनिंग होती है वो पोर्सलिन और ग्लास के द्वारा बनी हुई होती है। साथ ही साथ इसका वोल्टेज कैपेसिटी जो होता है वो 11 केवी से 765 केवी होता है। इंपॉर्टेंट ओवरहेड ट्रांसमिशन में इसको यूज करते हैं जो कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोड्यूस भी करता है। वेरियस डिस्क होती हैं जो कि लेवल ऑफ वोल्टेज को दर्शाती हैं। ठीक है, इट इज कनेक्टेड यूजिंग द स्टील टावर, सो इट नीड्स मोर हाइट टू सपोर्ट ऑल द डिस्क। ये जो इंसुलेटर होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं कंपेयर विद अदर इंसुलेटर, क्योंकि अगर मान लीजिए एक डिस्क आपकी खराब हो जाती है तो बाकी के डिस्क आपकी वर्क करने लगेंगी, प्रॉपरली वर्क करेंगी। ठीक है, इसीलिए जो डैमेज डिस्क है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ये रहा आपका सस्पेंशन इंसुलेटर। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन इंसुलेटर। ये भी आपका सिमिलर होता है लगभग सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर से। ये भी ओवरहेड सिस्टम में, ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज होता है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्किंग थोड़े से डिफरेंट होते हैं। 33 केवी इसका क्या है, कैपेसिटी है वोल्टेज की। मोस्टली इन ट्रांसमिशन लाइन में ये जो आपका लगा हुआ होता है वो बैंड तरीके यानी कि मुड़े हुए तरीके से इसके आर्म के द्वारा लगा हुआ होता है। नेक्स्ट आपका साइकिल इंसुलेटर। देखिए साइकिल इंसुलेटर जो होता है वो स्मॉल होता है साइज में और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होता है। इसमें जो कनेक्शन होता है वो आपकी मेटालिक स्ट्रिप के द्वारा होती है। देख सकते हैं आप, ये मेटालिक स्ट्रिप इसमें लगी हुई है। वोल्टेज कैपेसिटी इसकी भी 33 केवी है और ए उस पोजीशन पे वर्क करता है जहां पे मुड़ा हुआ और सर्कुलर टर्न हुआ होता है। ठीक है, एट प्रेजेंट ए इंसुलेटर्स स्ट्रेन इंसुलेटर के तौर पे यूज हो रहे हैं, लेकिन लेस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। साइकिल इंसुलेटर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यूज होता है। दीज आर कनेक्टेड टू द पोल यूजिंग बोल्ट, अदरवाइज क्रॉस आर्म्स। या तो ये बोल्ट से कनेक्टेड होंगे पोल के सारे या फिर क्रॉस आर्म के। ठीक है, नेक्स्ट आपका पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर आपका सब स्टेशन में यूज होता है और ये डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे यूज होते हैं। ये वर्टिकल और पोजीशन में कनेक्टेड होता है जो कि ट्रांसफार्मर, स्विच गियर और अदर कनेक्टेड डिवाइसेस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। जो डिस्क इंसुलेटर होता है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है मीडियम और लो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट पे। साथ ही साथ ये डिजाइन होता है हाई ग्रेड रॉ मटेरियल से। These insulators are well known in broad market because they are most usually in transmission and distribution lines। क्योंकि इनके जो एप्लीकेशंस है ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ इंडस्ट्रियल भी है, कमर्शियल भी है, क्योंकि ये हाई एफिशिएंट है, लेस करोजन है, रोबस्ट डिजाइन है, सपोर्ट्स कंडक्टर्स यूज्ड इन इंसुलेशन एंड केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड मेंटेन्स हाई वोल्टेज विद हाई लोड्स। टीएमआरसी और यूपीपीसीएल, यूपीआरबीयूएनएल के जो एग्जाम होते हैं कभी कभी आपसे डायग्राम पूछ लिए जाते हैं। डायग्राम किसको शो करते हैं, तो इन डायग्राम को भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केबल। तो किस केबल पे आपके कई सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, आ इन अ केबल अ मेटेलिक शीथ इज प्रोवाइडेड ओवर द इंसुलेशन ट्यूब। तो मेटेलिक शीथ का क्या यूज है। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे प्रोटेक्ट द इंसुलेशन मटेरियल फ्रॉम द मॉइस्चर। देखिए आपको डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कंडक्टर, जिसको हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर भी बोलते हैं, शीथ, इंसुलेशन, बेडिंग, सर्विंग और आर्मरिंग जैसे कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। इन सब के यूज आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि मेटालिक शीथ का आपसे पूछा गया है, कोर का काम क्या है, इंसुलेशन का काम क्या है, बेडिंग का काम क्या है और आर्मरिंग का काम क्या है। तो कोर तो आपका एक सेंट्रल कंडक्टर है जिसमें एक्चुअल करंट फ्लो होता है।
A cable may have one or more cores depending on the application. It is usually stranded conductor made up of copper or aluminium. तो आपसे क्वेश्चन मत पूछ सकता है कि एक किसका बना हुआ होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम का। स्ट्रैंडिंग इज डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जितना ज्यादा एप्लीकेशन के बेस पे डिपेंड करता है कि कितना केबल में कोर होना चाहिए, उतने ही प्रकार से आपके स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स भी यूज होंगे। नेक्स्ट आपका इंसुलेशन। तो इंसुलेशन में क्या होता है कि जो हर कोर होता है, ईच कोर इज प्रोवाइडेड विथ सुटेबल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। एक सुटेबल थिकनेस की इंसुलेशन की जाती है जिससे कि करंट का लीकेज हम रोक सकें। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द केबल। हायर द वोल्टेज मोर विल बी द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा इंसुलेशन की थिकनेस होगी। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस चीज का ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो ब्यूटाइल रबर, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, पीवीसी, एक्सपीएलई और बार्निश्ड कैम्ब्रिक का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेटेलिक शीट। हमने अभी देखा था मेटेलिक शीट को, एक तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से प्रोवाइडेड होता है। तो ये इंसुलेशन के ऊपर प्रोवाइड होता है। ठीक है, द शीट इज यूजली मेड अप ऑफ लेड और एल्यूमिनियम। एक क्वेश्चन ये रहा आपका। द फंक्शन क्या है आपका मेटेलिक शीट का? प्रोटेक्ट द इंसुलेशन फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द सॉइल या फिर मॉइस्चर हम कह सकते हैं। दिस इज डन बिकॉज द सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर and many other chemicals which will destroy the insulation and also may cause some chemical reaction। ठीक है, इंसुलेशन को खराब कर सकता है ये मॉइस्चर, और केमिकल्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बेडिंग। बेडिंग एक कुछ नहीं है, एक प्रकार का लेयर है पेपर टेप का, कंपाउंडेड विद फाइब्रस मटेरियल प्रोवाइडेड ओवर द मेटेलिक शीट। एक मेटेलिक शीट के ऊपर प्रोवाइडेड होता है जिसको बेडिंग कहते हैं। एक नॉर्मली सा एक पेपर टेप होता है जो कि फाइब्रस मटेरियल से कंपाउंडेड होता है। बेडिंग के दो काम होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द मेटेलिक शीट। जब भी आपसे पूछा जाए क्या काम है, तो पहला है मेटेलिक शीट को प्रोटेक्ट करता है कोरोजन से। ठीक है, और दूसरा एंड इट एक्ट्स एज एडेसिव्स टू स्टिक द मेटेलिक शीट एंड आर्मरिंग, और साथ ही साथ ये आर्मरिंग से डैमेज होने से बताता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द मेटेलिक शीट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू आर्मरिंग। लास्ट है आपका आर्मरिंग। आर्मरिंग इज प्रोवाइडेड ओवर बेडिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम इंजरीज ड्यूरिंग इरेक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ galvanized steel wire in order to reduce the sheet losses. The wire is made up of high resistance material। तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे क्योंकि इन चारों जो पॉइंट है आपके पांचों पॉइंट, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन अ लोड फ्लो स्टडीज। तो जब आप लोड फ्लो स्टडीज पढ़ते होंगे पावर सिस्टम के अंदर, वहां पे आपको क्वांटिटीज बेस्ड क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल बस वगैरह पे। तो आपसे पूछा गया है कि द क्वांटिटीज जो कि है आपकी वोल्टेज कंट्रोल बस। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज कंट्रोल बस इसमें से कौन सी होती है जो कि स्पेसिफाइड होती है। तो आप यहाँ पे टेबल बनी हुई है, इसको देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ बसेस आप जानते हैं, एक होती है पीवी बस, पीक्यू बस, स्लैक बस। स्लैक बस को रेफरेंस बस बोला जाता है, पीक्यू बस को लोड बस बोला जाता है, और जनरेटर बस को क्या बोला जाता है? पीवी बस। पीवी बस में आपको नाम से ही ध्यान होगा, पीवी स्पेसिफाइड है, और बाकी के जो बचे हैं चार क्वांटिटीज होती हैं, पी, वी, क्यू और डेल्टा। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज और एंगल। तो ये चारों के चारों जो है ये आपकी क्वांटिटीज हैं जिसमें हम स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड क्वांटिटीज होती हैं। पीवी में पीवी स्पेसिफाइड है और क्यू डेल्टा अनस्पेसिफाइड है। पीक्यू में पीक्यू स्पेसिफाइड और बी डेल्टा क्या है, जो बची है वो अननोन है। स्लैक बस आपको ध्यान रखना होगा। स्लैक बस में हमें आपको कैसे याद रखना है कि पीक्यू हमें निकालना होता है, तो बी डेल्टा हमारा क्या होगा? स्पेसिफाइड होगा। सबसे पहली बस होती है जनरेशन बस, जिसको हम वोल्टेज कंट्रोल बस भी कहा जाता है। पीवी बस होती है, इस बस में क्या होता है? वोल्टेज मैग्नीट्यूड करस्पॉन्डेंस टू जनरेट वोल्टेज एंड ट्रू एंड एक्टिव पावर करस्पॉन्डिंग टू इट्स रेटिंग आर स्पेसिफाइड। ये वही चीज है जो आप यहाँ पे लिखी है। वोल्टेज मैग्नीट्यूड मेंटेन कांस्टेंट एट अ स्पेसिफाइड वैल्यू बाय इंजेक्शन ऑफ रिएक्टिव पावर। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना होता है? रिएक्टिव पावर और फेज एंगल। लोड बस पीक्यू बस होती है, इसमें क्या होता है कि इस बस के अंदर
हमें एक्टिव और रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट करना होता है। आप देख रहे हैं टेबल में आपको जैसे लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे थ्योरेटिकल वाइज लिख दिया गया है। अब और निकालना क्या होता है हमें, वोल्टेज और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल। इसीलिए एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर स्पेसिफाइड रहती हैं और लोड वोल्टेज कैन बी परमिटेबल विद टॉलरेबल वैल्यू ऑफ 5%. Phase angle of the voltage delta is not very important for the load. देखिए स्लैक बस, स्विंग बस और रेफरेंस बस, इसके तीन नाम है और कई बार पूछा गया है कि रेफरेंस बस को स्लैक बस भी कहा जाता है और स्विंग बस को भी स्लैक बस कहा जाता है। स्लैक बस क्या होती है? इन अ सिस्टम इट एब्जॉर्ब और एमिट्स एक्टिव और रिएक्टिव पावर फ्रॉम द पावर सिस्टम। तो आपको फाइंड क्या करना होता है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर। स्लैक बस कोई भी लोड कैरी नहीं करती है। इस बस पे मैग्नीट्यूड ऑफ फेज वोल्टेज डिफाइंड रहते हैं। फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज इज यूजुअली सेट इक्वल टू 0। जब आप इस टेबल को याद कर लेंगे तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंडल कंडक्टर्स आपने कई बार सुने होंगे। बंडल कंडक्टर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइंस एज इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग। देखिए बंडल कंडक्टर का क्या काम होता है। बंडल कंडक्टर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि ये वो कंडक्टर्स होते हैं विच फॉर्म फ्रॉम दो या दो से अधिक टू और मोर देन स्टैंडर्ड कंडक्टर्स बंडल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे हमें मोर करंट करेंट कैपेसिटी मिले। ठीक है, अब बंडल कंडक्टर सारे क्या होता है, सिंगल कंडक्टर के कंपेयर इंस्टीड ऑफ बंडल कंडक्टर होती है वो जीएमआर ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस जो आप पढ़ते हैं उसको इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से इंडक्टेंस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इंडक्टेंस पर फेज रिड्यूस हो जाता है और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। While using bundle conductors, GMR is increased, so inductor L decreases and capacitance increases. आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं दो या दो से अधिक जो कंडक्टर्स हैं आपके वो बंडल हैं एक दूसरे से। एडवांटेज क्या क्या है बंडल कंडक्टर के, लाइन इंडक्टेंस का रिडक्टेंस, कैपेसिटेंस का इंक्रीमेंट, एंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर्स its ability to reduce corona discharge. Reduction in the formation of corona discharge leads to less power loss or improve the transmission efficiency. Reduction in communication line interference. साथ ही साथ ये जो चारों पॉइंट्स आपको ऑप्शन के अंदर दिए हैं ये भी आपका बंडल कंडक्टर के थ्रू रिड्यूस होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडक्टेंस रिड्यूस, कैपेसिटेंस इंक्रीज, जिसकी वजह से जीएमआर इंक्रीज, उसकी वजह से लाइन इंडक्शन रिड्यूस, और साथ ही साथ कोरोना का डिस्चार्ज रिड्यूस, जिसकी वजह से पावर लेस रिड्यूस एंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज एंड कम्युनिकेशन लाइन इंटरफेरेंस रिड्यूस। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है कि 3 फेज एसी सप्लाई का क्या कंपैरिजन होगा आपके सिंगल फेज एसी सप्लाई से। तो ये जो आप है बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ते होंगे, सिंगल फेज एसी सप्लाई का कंपैरिजन विद 3 फेज एसी सप्लाई। जैसा कि आप जानते हैं सिंगल फेज एसी सप्लाई जो होता है उसमें 2 कंडक्टर होते हैं और यहाँ पे 3 कंडक्टर होता है। ठीक है, इसके अंदर जो होता है सिंगल फेज सिस्टम में फेज और न्यूट्रल होता है, यहाँ पे 3 फेज होते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रल भी होता है। और बाकी के पॉइंट्स जैसे हैं कि आपकी सिंस देयर इज ओनली सिंगल वायर देयर इज ओनली वन एसी सिग्नल, जिसे हम साइनसोइडल वेव के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे 120 डिग्री आपका अपार्ट्स होते हैं आपके तीनों सिग्नल्स। मेन इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि हायर एफिशिएंसी से रिलेटेड, तो उस पॉइंट को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर है देखिए सिंगल फेज सप्लाई इज रिलेटिवली लेस एफिशिएंट देन 3 फेज सप्लाई फॉर द सेम पावर डिलीवरी। तो बाकी के पॉइंट्स आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसे 230 वोल्ट इधर होता है, 415 वोल्ट इधर होता है, 120 डिग्री फेज डिफरेंस होता है यहाँ पे, और साथ ही साथ ये स्मॉल लोड्स के लिए यूज होता है और यहाँ पे लार्ज इंडस्ट्रियल यूज लोड्स जो होते हैं वहां पे यूज होता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। इसके अंदर क्वेश्चनों के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन कहीं देखे, तो इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।